हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF ASI LDC मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है नए वैकेंसी ASI LDC 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पूरा जो है आपका नोटिफिकेशन दिया है, हर एक चीज पे डिस्कस करेंगे। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा नोटिफिकेशन से संबंधित, उसमें ये बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि कई लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से उनका एक साल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, इत्मीनान से फॉर्म को यानी बढ़िया से निश्चिंत होकर भरें। ठीक है, कोई हड़बड़ी में, कोई जल्दबाजी में ना भरें, और वीडियो जो दूसरा वीडियो होगा उसको भी जरूर देखें। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। इसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं मैं बता दूं। टोटल कितना वैकेंसी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता देखेंगे। योग्यता में एजुकेशन यानी कि शिक्षा, आपका सर्विस कितना साल होना चाहिए, आपका सर्विस का कैसा होना चाहिए, ACR कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए। पनिशमेंट के बारे में भी देखेंगे। आपका उच्चतम एज कितना होना चाहिए यानी मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में देखेंगे, यानी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो कैसा होना चाहिए। फिर क्या क्या प्रक्रिया होगा, यानी सबसे पहले क्या होगा, दस्तावेज चेक किया जाएगा, फिर आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अंतिम तिथि इसका क्या है फॉर्म भरने का, सब चीज मैंने लिख लिया है। आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट इसके साथ लगाने हैं, यानी आपको सर्टिफिकेट कहां से बनवाना पड़ेगा, ये सब चीज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। बस आपको क्या करना है, इत्मीनान से वीडियो को देखना है। ठीक है, स्किप नहीं करना है आपको। अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा जितना भी ये वीडियो हो इसमें टाइम दे देंगे तो आपको कहीं और बार बार वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है आपका CSF ASI LDC 2022 के लिए है। किसके लिए है, 2022 के लिए। 2021 का वैकेंसी आया था आपका, पिछले मतलब वर्ष आया था 2021 में 31 दिसंबर को आया था। और इस बार भी मुझे सूचना मिली थी और मुझे भी लग रहा था कि आपका वैकेंसी 31 दिसंबर तक या 31 दिसंबर के पहले आ जाएगा। तो वो आपका आ भी गया। 30 तारीख है आज, 30 तारीख को वैकेंसी आ गया। तो देखिए, ये लेटर जो है ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट सेंटर से भेजा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव थ्रू LDC फॉर द ईयर 2022। तो अच्छे से हम लोग समझते चलते हैं। अब कई लोगों का फोन मेरे पास आया, सर यहाँ पे OBC के लिए तो सीट ही नहीं दिया है। जैसे आप जब कांस्टेबल में भर्ती हुए होंगे, ठीक है, तो कुछ लोग उसमें OBC कैटेगरी से भी भर्ती हुए होंगे। ठीक है, OBC नॉन क्रीम लेयर से। कहां से, OBC नॉन क्रीम लेयर से। लेकिन यहां पे सिर्फ UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, SC यानी आपका शेड्यूल कास्ट एंड ST शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात किया गया है। तो कई लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज होंगे, तो उनका जो है कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं कि जब आप अपना मतलब CSF में ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, जो लोग OBC में हैं। कौन, किसको, OBC और EWS वालों को। वो सभी लोग जो है किसमें काउंट होते हैं, OBC हो गया, EWS हो गया, और UR वाला तो ऑलरेडी है ही। एक किसमें काउंट होंगे, UR में काउंट होंगे, यानी कि अनरिजर्व में काउंट होंगे। तो इनके लिए जो वैकेंसी है कितना, 549 है। कितना है, 549 है। और शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है, 105 है। शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना है, 52 है। ठीक है, ये चीज तो आपका दे दिया। और यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि फाइनल सिलेक्शन के समय में वैकेंसी को कम या अधिक किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब कौन कौन इसको पोस्ट दिया है कि किस किस पोस्ट पे कार्यरत लोग, यानी जो वर्तमान में ड्यूटी कर रहे हैं, तो किस किस पोस्ट के लोग भर सकते हैं। तो देखिए, ओनली हेड कांस्टेबल जीडी। क्या? ओनली हेड कांस्टेबल जीडी। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्रियल वाले, फायर वाले और कोई नहीं, ओनली हेड कांस्टेबल जीडी, फिर कांस्टेबल जीडी, फिर कांस्टेबल ट्रेड्समैन, यानी इन 3 पोस्ट पे कार्यरत लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? Who have completed 5 years regular service including the period of basic training in the grade or 5 years combined regular service as head constable GD, constable GD and constable tradesman as on 1/8/2022, यानी कि 1 अगस्त 2022 के पहले, क्या 1 अगस्त 2022 के पहले उनका 5 साल सर्विस कंप्लीट होना चाहिए, या तो हेड कांस्टेबल के रूप में, या कांस्टेबल के रूप में, या कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रूप में, या कंबाइन भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ सालों कांस्टेबल जीडी रहे हों और फिर हेड कांस्टेबल बन गए हों, 5 साल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या कह रहा है? अब यहां पे देखिए क्या है, इनका ज्वाइनिंग 31 जुलाई 2017 तक हो जाना चाहिए। क्या? 31 जुलाई 2017 तक, पहले नहीं, तक 31 जुलाई 2017 तक आपका ज्वाइनिंग होना चाहिए, तभी जो है आप जाके इस डिपार्टमेंटल एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं। अब क्या कह रहा है? एंड दे में सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू प्रॉपर चैनल टू देयर रिस्पेक्टिव डीआईजी, यानी कि आप जो है प्रॉपर चैनल से, उचित माध्यम से, अपने यूनिट के माध्यम से डीआईजी को जो है अपना क्या करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। फिर क्या कह रहा है? एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर। एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर किसको बनाया गया है? जो डीआईजी आपका है। ठीक है, एज मेंशन्ड इन पैरा नंबर 3 बिलो प्रोवाइडेड दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन पैरा 6। ठीक है, अब देखिए क्या किया है। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा एज पर अपेंडिक्स ए, यानी कि अपेंडिक्स ए के हिसाब से आपको क्या करना है? 2 प्रति में भरना है। कितना प्रति में? 2 प्रति में भरना है। ए जो है फॉर्म फिलअप करते समय मैं इसको भरवाऊंगा, अपेंडिक्स ए को। ठीक है, ए एकदम नीचे में जाके ये सभी चीजें हैं। फिर क्या कह रहा है? सर्टिफिकेट ऑफ यूनिट कमांडर एज पर अपेंडिक्स A1, यानी ए जो सर्टिफिकेट होगा यूनिट कमांडर के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? नो क्रिमिनल या डी या विजिलेंस इंक्लूडिंग सेक्सुअल हरासमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स बी। तो ए बी जो है कौन लगाएगा? यूनिट कमांडर के ही थ्रू लगेगा। फिर क्वेश्चनियर फॉर्म एज पर अपेंडिक्स B1, ये सब जो है कौन करेगा? ये उनके द्वारा लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑन पास्ट पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट वनिशमेंट का तो आप तो लगाएंगे नहीं, ये तो यूनिट के द्वारा लगेगा। अब जो है यहाँ पे जरूरी चीज देखिए, SC या ST कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये जो आपका शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट कौन लगाएगा? आपको लगाना है। फिर क्या कह रहा है? सर्टिफिकेट टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट, आप सभी को पता होगा जो पहाड़ी एरिया के लोग होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा जो है राज्य पहाड़ी एरिया घोषित किया गया है। तो वो लोग क्या है, हाइट में यानी कि अपनी लंबाई में और आपका किस में, चेस्ट में छूट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए क्या करना होगा, उनको सर्टिफिकेट लगाना होगा। किस फॉर्मेट में? अपेंडिक्स डी फॉर्मेट में जो है सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो ये जो है सिर्फ पहाड़ी एरिया के लिए है, और अपेंडिक्स सी का फॉर्म कौन लगाएगा? सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले। अब क्या कह रहा है?
The units under the administrative control of zonal DIGs, plant DIG will forward the applications of eligible candidates to the application receiving DIGs mentioned in table below. तो ये देखिए, ये आपका मतलब का चीज नहीं है, ये DIG लोगों का काम है कि किसको क्या भेजना है, ठीक है। वो लोग जो है एप्लीकेशन को भेजेंगे, तो ये जो है आपका मतलब का नहीं है, यहां भी नहीं है। फिर अब क्या कर रहा है, यहां पे देखिए 4 नंबर, एप्लीकेशंस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर पोस्टेड इन द यूनिट्स, यानी कि जो लोग इसके लिए योग्य हैं और पोस्टेड हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DIG, प्लांट DIG, DAE, DOS आर एयरपोर्ट्स आर बटालियंस आर GBS आर SSG आर हेडक्वार्टर्स आर इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी फॉरवर्डेड डायरेक्टली टू द रेस्पेक्टिव जोनल DIG एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर। ठीक है, ये बताया गया है आपको क्या करना है, अपना यूनिट के ही थ्रू भरना है। जहां पे कुछ जरूरी रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको। मेंशन्ड इन पैरा 3 एवं बाय द रेस्पेक्टिव यूनिट, आपको रेस्पेक्टिव यूनिट कमांडर्स के थ्रू भेजना है। फिर क्या है, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल पोस्टेड इन बार्क मुंबई, VSSSC थुम्बा एंड ASG अमृतसर विल बी फॉरवर्डेड डायरेक्टली बाय द रिस्पेक्टिव यूनिट कमांडर्स टू DIG वेस्टर्न जोन मुंबई, DIG साउथ जोन 1 चेन्नई एंड DIG नॉर्थ जोन 1 न्यू दिल्ली respectively instead of routing the same through DIG DAE, DIG DOS and DIG APNZ unit battalions. Officers under APS North Zone 1 will forward the applications of eligible candidates of their units, battalions, offices to DIG North Zone 1 New Delhi. ये सब दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है यहां पे, ठीक है, ध्यान देने वाला चीज अंडरलाइन किया है। नो एप्लीकेशन विल बी सेंड टू रिक्रूटमेंट ब्रांच, यानी कि आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ब्रांच को अपना एप्लीकेशन नहीं सेंड कर देना है, आपको थ्रू प्रॉपर चैनल ही भेजना है, यानी अपना ऑफिस के थ्रू। फिर क्या कह रहा है, यूनिट कमांडर शुड इंश्योर दैट द पर्सनल ऑन इलेक्शन ड्यूटी, यानी ये यूनिट कमांडर को निश्चिंत करना है कि जो लोग इलेक्शन ड्यूटी हैं, टेम्परेरी ड्यूटी हैं या अटैचमेंट ड्यूटी चल रहे हैं, शुड बी इन्फॉर्म्ड वेल इन टाइम, यानी उनको समय से जो है सूचना मिल जाना चाहिए। फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द इंडिविजुअल्स इज द ड्यूटी ऑफ कंसर्न्ड यूनिट कमांडर्स, यह जो है संबंधित यूनिट यानी इकाई प्रभारी का ड्यूटी होगा, कर्तव्य होगा कि वह जो है बल सदस्यों का जो फॉर्म है उसको टाइम से भेजे। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ड्यूली कंप्लीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ CISF पर्सनल हु आर ऑन डेपुटेशन टू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन विल बी सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल टू द नियरेस्ट जोनल DIG ARC अंडर इंटीमेशन टू देयर पेरेंट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ लोग अभी आपका SSG में चले गए, NDRF में चले गए, तो उनके लिए क्या कह रहा है, ए पर्सन इज ऑन डेपुटेशन टू SPG न्यू दिल्ली फ्रॉम CISF यूनिट DSP दुर्गापुर। मान लीजिए किसी व्यक्ति का या किसी बंदे का CISF यूनिट DSP दुर्गापुर में पोस्टेड था, वह कहाँ चला गया, डेपुटेशन पे चला गया SPG न्यू दिल्ली। तो वह क्या करेगा, he will submit his application to SPG, किसको सबमिट करेगा, SPG को सबमिट करेगा, who in turn will forward the same directly to DIG North Zone 1, यानी कि वह क्या करेगा, DIG North Zone 1 को उसका एप्लीकेशन सेंड कर देगा। न्यू दिल्ली ARC अंडर इंटीमेशन टू DIG DSP दुर्गापुर फर्दर personnel who are on deputation to outside organizations at Delhi NCR will submit their application through proper channel to the DIG North Zone 1 New Delhi under intimation to their
पेरेंट यूनिट। अब देखिए क्या कह रहा है, द अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अपीयरिंग इन अफोरसेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। अब क्या कर रहा है, आपका सर्विस एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो सर्विस एलिजिबिलिटी जो है मैंने आपको बताया, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग, यानी बेसिक ट्रेनिंग मिला के आपका 5 साल सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। कब? 1/8/2022 को, यानी 1 अगस्त 2022 को, यानी 31 जुलाई, कब? 31 जुलाई 2022 को। और पोस्ट कौन कौन सा होगा? हेड कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी एंड कांस्टेबल ट्रेड्समैन। अब अगला कंडीशन, अपर एज लिमिट, यानी मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए। देखिए, तो जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी से हैं, उनका मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2022 तक। कब तक? 1 अगस्त 2022 तक। यानी उनका जन्म जो है कब हो गया होना चाहिए? 2/8/1987 के पहले नहीं होना चाहिए, यानी उनका जन्म 2 अगस्त 1987 के पहले का नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, देखिए, ओबीसी को छूट नहीं मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट जनरल के हिसाब से अप्लाई करेगा। एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एससी एसटी 2/8/1982, अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी है यानी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उसका जन्म 2 अगस्त 1982 के पहले का नहीं होना चाहिए। क्या? ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपका जन्म 2 अगस्त 1982 के पहला का नहीं होना चाहिए। ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो 2 अगस्त 1987 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से, यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी विश्वविद्यालय से आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन, स्नातक होना चाहिए। अब कई लोगों का क्या होगा, सर्टिफिकेट ऐड नहीं होगा, क्या बोलते हैं, आप अपने सर्विस रिकॉर्ड में ग्रेजुएशन नहीं दर्ज कराए होंगे। तो आप क्या करिए, तुरंत एक एप्लीकेशन लिखिए कल कि श्रीमान जी, जो आपका यूनिट कमांडर के नाम पे, ठीक है, मेरा स्नातक मैंने ऐसे ऐसे कंप्लीट किया था, उसको ऐड किया जाए। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन के बारे में बता देंगे। ठीक है, क्लीन रिकॉर्ड, द कैंडिडेट मस्ट हैव गुड एसीआर, यानी कैंडिडेट का जो एसीआर होना चाहिए गुड से नीचे नहीं होना चाहिए, लास्ट 5 ईयर से। आपको पता होगा एनुअल कैरेक्टर रिकॉर्ड जो है रखा जाता है, ये जो है आपका गुड से नीचे नहीं होना चाहिए। पिछला 5 साल में गुड चलेगा, गुड से नीचे नहीं होना चाहिए। एंड शुड हैव अनब्लेमिश्ड सर्विस रिकॉर्ड टिल ज्वाइनिंग, और उसका ज्वाइनिंग तक जो है दाग नहीं, अनब्लेमिश्ड सर्विस मतलब उसके सर्विस में दाग नहीं, पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। टिल ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफ एएसआई एग्जीक्यूटिव एलडीसीई ऑन अपॉइंटमेंट, यानी जब उसका ज्वाइनिंग होगा इस पोस्ट पे तो उसके ऊपर कोई दाग तब तक नहीं होना चाहिए। फिर अगला फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं, मेल के बारे में देखते हैं, हाइट कितना होना चाहिए। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल और अदर बैकवर्ड क्लास, यानी ओबीसी से है या जनरल कैंडिडेट है और शेड्यूल्ड कास्ट का है यानी कि एससी है, तो उसका हाइट कितना होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब छूट किसको मिलेगा, देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन किसको किसको मिलेगा, कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ, यानी जो कैंडिडेट इन कैटेगरीज से हैं, गढ़वाली, कुमायूनी, फिर डोगरा, मराठा, फिर क्या है, एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट और अंडर यूनियन टेरिटरीज ऑफ,
यानी कि या तो आप इस स्टेट से या इस कैटेगरी से बिलोंग होना चाहिए, तब आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कौन कौन सा? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूं आप कोई भी चीज को स्किप ना करें, इत्मीनान से देख लें। ये सब आपका नॉलेज का चीज है। आप किसी अपना जूनियर को भी बताएंगे तो वो भी आपका धन्यवाद कहेगा बाद में। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज, यानी जो एसटी स्टूडेंट है उसके लिए कितना है? 162.5 सेंटीमीटर। फॉर कैंडिडेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी जो कैंडिडेट, एक तो देखिए, एक तो यहां पे क्या दिया था, सिर्फ आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी दिया था। एसटी आप किसी भी स्टेट से हो, एसटी मान लो हो, आप किसी भी स्टेट के एसटी हो, भारत में किसी भी स्टेट से एसटी हो, तो आपको कितना मिलेगा? 162.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप एसटी भी हो और नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि आप पूर्वोत्तर राज्यों से हो, तो आपको सिर्फ कितना? 157 सेंटीमीटर। कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन comprising of the 3 subdivisions of Darjeeling district, namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong, and includes the following Mojaz subdivision of these district। तो ये जो होगा कहाँ का? गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो इस चीज को देख लेगा। ठीक है, स्पेशल। अब क्या कर रहा है? चेस्ट कितना होना चाहिए? तो सभी के लिए जो चेस्ट होना चाहिए एसटी को छोड़ के, किसको छोड़ के? एसटी को छोड़ के 80 से 85 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन यानी कि फुलाव होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो लोग अनुसूचित जनजाति से हैं उनका 77 से 82 होना चाहिए। अब फीमेल की बात कर रहा है, हाइट कितना होना चाहिए फीमेल का? फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल और अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट कितना होना चाहिए? 157 सेंटीमीटर। फिर रिलैक्सेशन में दे रहा है, कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा, मराठी, इसके लिए महिलाओं के लिए कितना बोल रहा है? 155 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कह रहा है? फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके लिए महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए? 154 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे एक कॉलम दिया है गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन वालों का, 155 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है आपका क्या है? नॉट अप्लीकेबल है। वेट, महिलाओं का जो है क्या? वेट जो है मापा जाएगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी जितना भी महिला कैंडिडेट्स होगा उनका वेट मेजरमेंट किया जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार, एज के अनुसार और हाइट के अनुसार देखा जाएगा वेट आपका। अब मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? आपका विजुअल स्टैंडर्ड, विजुअल एक्विटी अनएडेड, नियर विजन, बेटर आई, N6, वर्स आई, N9, ये सब आपका मेडिकल से संबंधित चीज है। ठीक है, अब यहां पे फ्लैट फुट ये सब चीज दिया है, तो आप फ्लैट फुट नहीं है, ये सब चीज नहीं है, इसी वजह से आपका भर्ती हुआ है। फिर अब क्या लिख रहा है? नंबर ऑफ चांसेस अप्लीकेबल टू द compete इन द LDC, यानी आपको जो है कितना चांस काउंट होगा। देखिए यहाँ पे दिया है 3 चांस ओनली, यानी आपको कितना चांस मिलेगा? इस पोस्ट के लिए 3 चांस मिलेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला चांस इसमें काउंट नहीं होगा, ये बात समझ लीजिएगा। आपका CISF ASI LDC का 3 चांस विल बी काउंटेड ओनली इफ कैंडिडेट अटेम्प्ट्स और अपीयर्स इन रिटन एग्जामिनेशन, मतलब चांस तभी काउंट किया जाएगा जब कैंडिडेट जो है अटेम्प्ट किया है या अपीयर हुआ है रिटन एग्जामिनेशन में। फिर क्या कर रहा है? द फैक्ट ऑफ फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन में बी पब्लिश्ड इन यूनिट सर्विस ऑर्डर पार्ट 2 इन फॉलोइंग मैनर, CISF नंबर, रैंक, ये सब जो है आपका
आपका काम नहीं रहेगा। फिर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया है। तो स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 में चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, यानी आपका सर्विस रिकॉर्ड जो है चेक किया जाएगा। इस पे कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्या लिख रहा है, नो मार्क्स आर अलॉटेड, हाउएवर इट शुड बी इंश्योर्ड दैट कैंडिडेट्स मस्ट हैव गुड आर एबव, ठीक है, फॉर द लास्ट 5 years एंड अनब्लेमिश्ड सर्विस रिकॉर्ड टिल ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफ ASI एग्जीक्यूटिव LDC ऑन अपॉइंटमेंट। यानी आपका सबसे पहले सर्विस रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि आपका 5 साल ACR गुड है कि नहीं, आपके ऊपर कोई पनिशमेंट तो नहीं है। फिर स्टेज 2 में रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका CBT बेस्ड भी हो सकता है, OMR बेस्ड भी हो सकता है। देयर शैल बी 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, यानी आपका बहुविकल्पी पेपर होंगे, 200 नंबर का होगा, और कितना टाइम मिलेगा, 210 मिनट टाइम मिलेगा, यानी कि 3.5 घंटा। फिर क्या कह रहा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज 50 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क, कंप्रहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 50 मार्क का होगा। फिर क्या कह रहा है, इट विल बी नेसेसरी फॉर ईच कैंडिडेट्स टू सिक्योर एट लीस्ट 45% मार्क्स इन ईच पार्ट एंड 50% इन एग्रीगेट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप UR कैटेगरी से हैं या OBC से हैं या आप EWS से हैं, तो आपका हर सब्जेक्ट में ये 50 मार्क है, तो 23 नंबर आना चाहिए, 23 नंबर। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे एग्जाम तक। और ओवरऑल आपका 100 आना चाहिए, मिनिमम मार्क है ये, ठीक है। अगर आप SC या ST हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो SC और ST वाले देख लें, 50 में 20 20 20 20, और आपका एग्रीगेट मार्क कितना आना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क यानी टोटल मार्क मिनिमम 90 होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 20 होना चाहिए SC और ST के लिए। अब क्या कह रहा है, स्टेज 3 क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। As mentioned in para 6 above, no candidate who has been appointed in lower ranks on compassionate grounds after availing relaxation in standards as mentioned in para 6 is eligible to appear in limited departmental competitive exam। यानी आपका क्या दिया है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। फिर क्या दिया है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे तो आपका मानक परीक्षण होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका क्षमता दौड़ जो होता है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, यहीं पे कंफर्म हो ले लीजिए आप। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर, कितना, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में, 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड, 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड, हाई जंप 3.9 फीट, ये जो है आपका 3 फीट 9 इंच नहीं है, ये 3.9 फीट है, उससे अधिक ही होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप कंफर्म कर लेंगे, ये 3.9 फीट लिखा हुआ है। हाई जंप 3 फीट, और कितना चांस मिलेगा, 3 चांस मिलेगा। लॉन्ग जंप कितना होगा, 12 फीट होगा। लॉन्ग जंप कितना होगा, महिलाओं के लिए 9 फीट होगा, इसमें भी 3 चांस। 60 फुट कितना होगा, 16 LBS, और कितना फीट, 14.8 फीट रहेगा। अब स्टेज 4 क्या होगा आपका, मेडिकल से संबंधित है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जितने भी कैंडिडेट होंगे मेडिकल के लिए 10% जितना सीट है, ठीक है, बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका टोटल 100 सीट वैकेंसी है, तो 110 लड़के मेडिकल के लिए पास किए जाएंगे, यानी 10% कैंडिडेट्स ओवर, यानी 10% उससे अधिक पास किए जाएंगे मेडिकल के लिए। किसमें, फिजिकल में, रिटेन में, ये सब मिला के। अब
फाइनल सिलेक्शन क्या कह रहा है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू द ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन ईच सब्जेक्ट। ये आपका फाइनल सिलेक्शन के बारे में बता रहा है कि आप अगर मेडिकल में फेल भी हो जाते हैं तो फिर आपका RME होगा, यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर क्या कर रहा है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका all eligible departmental candidates may submit their application as per appendix A along with appendix B, B1, BT duly filled to their respective unit commanders by 5/2/2023। यानी आपका अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने का 5 फरवरी है, लेकिन इस तिथि का मैं कहूंगा आप इंतजार नहीं करिएगा, आप जो है मैक्सिमम 20 तारीख तक भर दीजिएगा फॉर्म, क्योंकि फिर 26 जनवरी आ जाएगा तो उसमें जो है आपको देर होने मतलब हो सकता है, आप भी बिजी हो जाएंगे, ऑफिस वाले भी, डिपार्टमेंट भी बिजी हो जाएगा। तो कोशिश करना है आपको कि आप 20 जनवरी तक फॉर्म भर के ऑफिस वाले को पकड़ा दें और अपना तैयारी में लग जाएं। इस पे फॉर्म को कैसे भरना है इस पे भी मैं एक वीडियो बहुत ही अच्छा सा बना दूंगा, आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। अब क्या कह रहा है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द यूनिट कमांडर्स, यानी यूनिट कमांडर्स को 5 तारीख के बाद कोई फॉर्म नहीं लेना है, क्लियर लिखा है। फिर ऑल रिसिप्ड एप्लीकेशन शुड बी काउंटर साइन बाय ए GO ऑफ द, यानी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा काउंटर साइन होगा ऑफ द यूनिट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ बायोडाटा ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम सर्विस रिकॉर्ड, यानी सर्विस रिकॉर्ड से होने के बाद। फिर क्या कर रहा है, ऑल एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड टू कंसर्न DIG ड्यूली साइंड बाय द यूनिट कमांडर, यानी यूनिट कमांडर के साइन के बाद इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर अपेंडिक्स A1। अपेंडिक्स A1 कौन लगाएगा, यूनिट कमांडर लगाएंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एबव एप्लीकेशन बाय द रिस्पेक्टेड DIGs एज मेंशन्ड इन पैरा 3। ये कितना तारीख है, 12 फरवरी, यानी DIG तक जो है पहुंचने का समय कितना है, 12 फरवरी तक, यानी एक हफ्ते में यूनिट कमांडर पूरा डॉक्यूमेंट को चेक करके भेज देंगे। अब क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ बिलोंगिंग टू SC ST और हिल एरियाज ऑन द फॉर्मेट एज प्रेस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स CD सर्कुलेटेड वाइड दिस डायरेक्टरेट लेटर नंबर इतना इतना इतना, ठीक है। मैट्रिक, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या सर्टिफिकेट लगाएंगे, अब यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में बताया है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट लगाना है। क्या, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट लगेगा। क्या, सर्टिफिकेट लगेगा। फिर शिक्षा प्रूफ करने के लिए ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट। क्या, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब क्या कह रहा है, इफ देयर इज एनी चेंज और अमेंडमेंट इन द एलिजिबिलिटी, यानी कोई चेंज होगा तो वो आपको बताया जाएगा, ये चीज लिख रहा है। फिर क्या कह रहा है, टेंटेटिव प्रोग्राम ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखिए रिक्रूटमेंट का प्रोग्राम क्या है, यहां पे आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। लास्ट डेट तक आप कब तक भर सकते हैं, 5 फरवरी मैंने बताया, 12 फरवरी तक ये DIG को भेज देंगे। अब क्या कर रहा है, लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ डाटा एंट्री ऑफ एप्लीकेशंस इन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर। अब ये 15 तक है, फरवरी तक। फिर क्या कर रहा है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ड्यूली एक्सेप्टेड टू CISF SSG नोएडा बाय रेस्पेक्टिव जोनल DIG, ये इनके लिए 20 तारीख तक दिया है। कंप्लीशन ऑफ चेकिंग ऑफ सर्विस रिकॉर्ड एट CISF SSG नोएडा, इनके लिए 25 दिन दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, रिटन एग्जामिनेशन दिया है आपका 3rd क्वार्टर में। तो 3rd क्वार्टर कब स्टार्ट होगा आपका, जुलाई से लेके सितंबर तक होता है आपका 3rd क्वार्टर। क्या, जुलाई से सितंबर तक। तो देखिए आपका रिजल्ट फिजिकल, तो फिर आप बाद में जो है अपना फिजिकल तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। यहां पे देखिए सभी चीज दिया है, आप क्लियर देख लीजिए।
आपका रिटेन रिजल्ट भी जो है जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाएगा। यहां पे देखिए थर्ड क्वार्टर जुलाई से सितंबर के बीच में, रिजल्ट भी आपका जुलाई से सितंबर के बीच में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी जुलाई से सितंबर के बीच में, मेडिकल एग्जामिनेशन भी उसी में, और आपका बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट का भी। ये मान लीजिए थोड़ा बहुत लेट होकर सितंबर से अक्टूबर नवंबर हो सकता है, लेकिन आपका एग्जाम मान के चलिए जून के बाद होना निश्चित है, यानी आपको अब से 6 महीना समय मिलने वाला है। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिट कमांडर, ये तो यूनिट कमांडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए यहां पे क्या किया है, लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका लेटेस्ट कलर साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। ड्यूली डेटेड, दैट इज नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, यानी इस नोटिफिकेशन के निकलने के दिन से 3 महीने पहला पुराना नहीं होना चाहिए। और ड्यूली डेटेड का मतलब जैसे फोटो है, फोटो के नीचे डेट भी मेंशन होना चाहिए कि आपने इस फोटो को कब खिंचवाया है। फिर क्या कह रहा है, द कैंडिडेट इन यूनिफॉर्म विदाउट कैप, कैंडिडेट जो होगा आपका यूनिफॉर्म में, खाकी यूनिफॉर्म में होगा, नेम प्लेट सब चीज रहेगा, बस कैप आपको नहीं लगाना है, ठीक है। शुड बी अफिक्स्ड ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन, तो ये मैं आपको बताऊंगा कहां पे चिपकाना है। अब क्या दे रहा है यहां पे, अब देखिए आपका क्या लिख रहा है, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट एप्लीकेशंस आर अकम्पेनिड विद फोटोज स्टेट कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपके फोटो कॉपी लगेगा वो आपका लगा होना चाहिए, जो आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो फोटो कॉपी होना चाहिए और ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए और अटेस्टेड भी होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज दिया है और सिर्फ 3 चांस मिलेगा, ये चीज दिया है यहां पे। और यहां पे देखिए ये भी लिखा है कि अगर किसी और पोस्ट में एग्जीक्यूटिव कैडर में है तो उसका कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाएगा। द एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव अवेल्ड 3 इंक्लूडिंग 2021 रिक्रूटमेंट नीड नॉट टू बी फॉरवर्ड फॉर 2022 रिक्रूटमेंट, यानी जिनका 2021 को मिला के तीसरा चांस हो जाता है वो 2022 वाला फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं और क्या चीज है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे। कैंडिडेट का रोल नंबर बाद में किया जाएगा, अलॉट किया जाएगा। SC ST वालों के लिए प्रोफार्मा दिया हुआ है। अब यहां से आपका देखिए दिया है अपेंडिक्स ए, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, तो ये चीज मैं आपको फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे CSF SILDC 2021 के लिए, जिसका एग्जाम आपका फरवरी में होने का पूरा संभावना है, 2022 के लिए भी और उसके बाद के वर्षों के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। और अभी हमारा एप्लीकेशन पे जो आपका 2022-23 का कोर्स है उस पे 199 का डिस्काउंट मिल रहा है, और जो 22-23-24 का कोर्स है उस पे आपका 299 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट को उपयोग करने के लिए क्या करना है, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। क्या, जो दूसरा वाला कोर्स है वहां पे अप्लाई कोड में करिएगा, कूपन कोड में CISF2 इस तरह से बिना गैप दिए। और जो 22-23-24 वाला कोर्स है वो आपको 299 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, उसमें कोड यूज करना है आपको CISF3, यानी एक कोर्स आपको पड़ जाएगा 800 में। इससे आपका 2 एग्जाम कवर होगा, एक तो जो ये वैकेंसी आया है और इसके बाद वाला भी, और जो CISF3 है इससे आपका 3 एग्जाम कवर होगा 22-23-24।
ये आपको पड़ जाएगा 1000, इसमें आपका 299 डिस्काउंट है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए भी आपको अच्छे से बताया जाएगा और आप इत्मीनान से फॉर्म भर लेंगे, आपको किसी से ज्यादा पूछने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।